विधान एकेडमी में आप सभी का फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास में हम क्या देख रहे थे? लास्ट क्लास में हमने सिटीजनशिप से संबंधित कुछ-कुछ प्रावधानों को पढ़ा था और लगभग-लगभग सभी प्रावधानों को पढ़ लिया था। उसमें कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल है जो मैं चाह रहा था कि आपको अभी बता दें, क्योंकि वो करंट अफेयर वगैरह में है और हो सकता है उससे संबंधित कभी कुछ प्रश्न पूछ दे। देखिए, अभी आपको ये बात पता होगी कि असम में नागरिकता से संबंधित एक बहुत बड़ा विवाद बहुत पहले से ही चला आ रहा है। संविधान के लागू होने के बाद से ही वो विवाद चला आ रहा है। तो असम के केस में जब हम एनआरसी की बात करते हैं, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप एनआरसी की बात करते हैं, तो असम के केस में एनआरसी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये एनआरसी क्या होता है और एनपीआर क्या होता है और जो सेंसस वगैरह करते हैं हम लोग जनगणना करते हैं, वो क्या होता है, उसको थोड़ा-सा जान लेते हैं एक परिचयात्मक रूप से। तो चलिए देखते हैं इन तीनों टर्म्स में जो डिफरेंस है उसको देख लेते हैं। तो देखते हैं सेंसस, सबसे पहली बात है सेंसस। सेंसस किसको बोलते हैं? जनगणना। एक होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर या पंजीयन। उसी प्रकार से होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। ठीक है, तो ये तीनों में डिफरेंस है, कुछ-कुछ डिफरेंस है। उन डिफरेंस को अभी थोड़ा-सा समझ लेंगे। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है मूलभूत अधिकारों से संबंधित, उस टॉपिक को हम प्रारंभ करेंगे। तो ये सेंसस का मतलब क्या होता है? सेंसस यानी कि जनगणना, जनगणना। तो ये जनगणना मतलब क्या होता है? देखिए, भारत में सन 1872 से लॉर्ड मेयो के शासनकाल से ही जो उस समय के वायसराय थे, तो उनके शासनकाल से ही जनगणना होते आ रहा है। जनगणना का मीनिंग क्या है? वर्तमान परिस्थिति में जनगणना का मीनिंग क्या है? देखिए, जब कोई जनगणना करने के लिए हमारे पास आता है या लोगों के पास जाता है, तो वो सामान्यतः उनसे क्या पूछते हैं जनगणना करने वाले कि भाई आपके परिवार में कितने लोग हैं, कितने सदस्य हैं, वो क्या-क्या जॉब करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो क्या किस तरीके की पढ़ाई कर रहे हैं और आपका क्लास क्या है? क्लास है मतलब एससी, एसटी है कि नहीं है? आपका रिलिजन क्या है? रिलिजन, तो ये सब चीज़ें जो है वो पूछते हैं। तो इस सेंसस को 2011 में, अभी जो लास्ट सेंसस हुआ है, 2011 में वो लास्ट सेंसस हुआ है, तो ये 2011 का जो सेंसस हुआ है, वो क्या चीज़ें बताता है, उसको थोड़ा-सा देख लेते हैं। अभी मैं आपको बता रहा था कि 1872 से सेंसस यानी कि जनगणना होना हमारे यहाँ प्रारंभ हुआ है और विधिवत यदि जनगणना की बात करें, तो उसके लिए कहा जाता है कि 1881 से विधिवत जनगणना जो है प्रारंभ हुआ है और फिर हर एक 10 वर्षों में जनगणना किया जाता है। तो 1881 में किया गया तो उसके 10 वर्ष बाद यानी 1891 में किया जाएगा, फिर 2001 में किया जाएगा, फिर 1881 के बाद 1891 फिर 1901, 1911, 1931, 1941 तो इस तरीके से हर एक 10-10 वर्षों में जनगणना की जाती है। तो लास्ट जो जनगणना हमारी अभी तक हुई है, वो 2011 की जनगणना है और अभी जो वर्तमान में जनगणना होना है, वो 2021 में होना है। तो 2011 की जनगणना को क्या कहा जाता है? एसईसीसी, एसईसीसी मतलब कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस।
तो इसका मतलब क्या है? इस जनगणना के माध्यम से व्यक्तियों का क्या है सोशल स्टेटस भी पता चल जाता है, जैसे कि वो एससी-एसटी कम्युनिटी से बिलॉन्ग करते हैं कि नहीं करते हैं। इकोनॉमिक स्टेटस भी पता चल जाता है कि उनके घर में कोई नौकरी में है कि नहीं है या क्या करते हैं, खेती करते हैं, क्या करते हैं। कास्ट के बारे में पता चलता है देखिए, 2011 के पहले ना जातिगत जनगणना नहीं होती थी। अभी 2011 से ही कास्ट को यानी कि जाति को इसमें शामिल किया गया है। पहले जब सेंसस होता था, जनगणना होती थी, तो उसमें जाति से कोई विशेष महत्व नहीं था। जाति के आधार पर जनगणना नहीं होती थी। लास्ट में जो जाति के आधार पर जनगणना हुई थी, वो 1931 में हुई थी। 1931 के आसपास हुई थी। ठीक है? लेकिन उसके बाद से जातियों की कोई जनगणना नहीं हुई थी। तो अभी 2011 में पहली बार जाति की जनगणना फिर से चालू हुई है। लेकिन खास बात ये है कि इस जाति वाले आंकड़ों को प्रदर्शित या प्रसारित नहीं किया गया है, पब्लिश नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है? यदि जाति के आधार पर कितने-कितने लोग हैं, इस तरीके से हम अपना आंकड़ा प्रदर्शित करने लगे, तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ये जातिगत मामलों में पूरा देश जो है वो उलझ जाएगा। ऐसी स्थिति में इस वजह से क्या है कि जाति से संबंधित अभी जो आंकड़े हैं वो नहीं प्रकाशित किए गए हैं। हालाँकि वो कैलकुलेट कर लिया गया है 2011 के जाति सोशियो इकोनॉमिक और कास्ट सेंसस में सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना, इसमें जाति को भी काउंट कर लिया गया है, लेकिन उसके आंकड़ों को अभी तक प्रदर्शित नहीं किया गया है। ठीक है? तो मैंने अभी आपको ये बताया कि जो सेंसस होता है, जनगणना होती है, उसमें किसी व्यक्ति का सोशल स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस और कास्ट वाला जो स्टेटस है, वो एक तरीके से प्राथमिक तौर पे पता चल जाता है। ठीक है? तो ये जो जनगणना होती है, वो वो हर एक 10 वर्षों में होती है। ठीक है? ये बात आपकी क्लियर हो गई। अभी जैसे जनगणना होगी वो 2021 में होने वाली है, ठीक है? और 2021 की जो जनगणना है, उसका प्रारंभिक स्टेज उसका प्रारंभिक स्टेज 2020 में ही प्रारंभ हो जाना चाहिए था। लेकिन ये 2020 में जो अभी लॉकडाउन वगैरह हुआ है कोरोना के वजह से, उसके कारण प्राथमिक स्टेज 2021 के जनगणना का अभी तक नहीं हो पाया है। तो ये प्राथमिक स्टेज में क्या किया जाता है? तो ये प्राथमिक स्टेज में क्या किया जाता है? घरों को काउंट किया जाता है कि भाई घर कितने हैं और उनमें लोगों की संख्या कितनी है, कि लोग कितने लोग रहते हैं। ठीक है? तो इसके फर्स्ट स्टेज को ही क्या बोलते हैं? एनपीआर बोलते हैं। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ठीक है? तो ये नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में क्या किया जाता है, जो वर्तमान में अभी इंडिया की टेरिटरी के अंतर्गत जो लोग रह रहे हैं, इंडियन टेरिटरी के अंतर्गत जो लोग रह रहे हैं, उन सभी लोगों का नाम नोट करना या उनकी संख्या का पता लगाना। यहाँ पे पॉपुलेशन रजिस्टर है, सिटीजन रजिस्टर नहीं है। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया है कि सिटीजन एक अलग कंसेप्ट है और किसी क्षेत्र का निवासी होना या किसी देश का निवासी होना वो अलग बात है। हमारे भारत देश के अंतर्गत ही बहुत सारे ऐसे निवासी लोग हैं, रेसिडेंट हैं, जो कि सिटीजन नहीं है, बल्कि दूसरे देश से आए हुए हैं, कुछ-कुछ कारणों से, चाहे काम करने के उद्देश्य से या शिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य से या रिसर्च करने के उद्देश्य से या किसी अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। ठीक है? तो हमारे भारत के अंदर भारतीय लोग यानी कि भारत के सिटीजन्स भी निवास करते हैं और भारत के मतलब नॉन सिटीजन्स भी निवास करते हैं, जो भारत के सिटीजन नहीं है। ठीक? तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के अंतर्गत क्या किया जाता है, एक रजिस्टर बनाया जाता है, आजकल तो सारा ऑनलाइन बनाया जाता है। तो ये जो रजिस्टर में किन-किन लोगों का क्या है जिक्र किया जाता है, जो भी लोग भारत के अंदर अभी निवास कर रहे हैं,
उन सभी का पॉपुलेशन यानी उन सभी की संख्या की गणना की जाती है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में, ठीक है? तो इसमें क्या है सामान्यतः ये देखा जाता है कि मान के चलिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो सामान्य रूप से 6 माह से किसी क्षेत्र पे रहते आ रहा है या फिर आगे 6 महीने तक उस क्षेत्र में रहने की उसकी संभावना है। तो ऐसे जैसे कोई मान के चलो विदेश से आया हुआ कोई व्यक्ति है, वो 3 साल तक कोई कोर्स कर रहा है किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में, हमारे इंडिया की यूनिवर्सिटी में, तो भाई वो तो 3 सालों तक रहेगा ही रहेगा। मतलब ये मान सकते हैं उसको कि अगले 6 महीने तक तो उसको रहना ही है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति इंडिया का जो पिछले 6 महीने से किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में रहता आ रहा है या फिर अगले 6 महीने तक रहने की उसकी संभावना है, तो उन सबको निवासी के तौर पे काउंट किया जाता है और उनको एनपीआर में भी काउंट किया जाता है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में काउंट किया जाता है, ठीक है? तो ये चीज़ें हो गई। तो पॉपुलेशन मतलब सिंपली ये आपको समझना है कि अभी इंडिया की बाउंड्री के अंतर्गत कितने लोग रह रहे हैं। ये एनपीआर कैसे हो जाता है जब हम एसईसीसी करते हैं, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जब करते हैं, तो उसका जो पहला स्टेज होता है, उनके आंकड़ों से ही एनपीआर जो है वो निर्धारित हो जाता है, ठीक है? अब ये एनआरसी क्या होता है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, ये क्या होता है? देखिए, अब ये यहाँ पे फिर विवाद खड़ा होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन में। क्यों विवाद खड़ा होता है? कि इसमें इस रजिस्टर में केवल और केवल उन्हीं लोगों को ही शामिल किया जाता है, जो इंडिया के सिटीजन हैं, इंडिया के सिटीजन हैं, ठीक है? ऐसे लोगों को शामिल किया जाता है। तो फिर इसमें विवाद कैसे खड़ा हो जाता है? देखिए, आपको पता होगा जैसे ये हमारा इंडिया है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बांग्लादेश है और ये जो पूरा क्षेत्र है वो असम है। असम का इस तरीके से यहाँ पे आपका छोटा-सा मेघालय है। तो देखिए, भारत जब से आज़ाद हुआ है, बांग्लादेश से जो लोग हैं, वो बार-बार भारत की ये जो सीमा है, ये वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे मेघालय है और इधर कुछ क्षेत्रों में असम की सीमा लगती है ऐसे। तो जब से भारत आज़ाद हुआ है, बांग्लादेश के जो लोग हैं, वो इनफिल्ट्रेट करके, माइग्रेंट करके क्या करते हैं, ये बांग्लादेश से भाग के कहाँ आ जाते हैं, असम में आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए, ये जो पूरा जो क्षेत्र है, बांग्लादेश और इंडिया की बाउंड्री का, वो क्या है, ये जंगली इलाका है। तो और लगभग इंडिया और बांग्लादेश के बीच 4096 किलोमीटर का क्या बनता है बाउंड्री बनता है। तो इतने लंबे चौड़े क्षेत्र में अ, वो कर पाना, क्या कर पाना जवानों को तैनात कर पाना, ठीक है? या हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात कर पाना आसान नहीं है, ठीक है? तो लोग क्या करते हैं, खाली जगह मिलता है तो वो क्या करते हैं, भारत की बाउंड्री में घुस जाते हैं और और यहीं पे निवास करने लगते हैं। भारत की बाउंड्री में ही निवास करने लगते हैं, ठीक है? तो आज़ादी के बाद से ही यह समस्या भारत के सामने और खास तौर पे असम के सामने ज़्यादा आ रही है कि बांग्लादेश के जो लोग हैं, वो किन्हीं कारणों से असम में प्रवेश कर जाते हैं। उससे क्या हो रहा है, देखो बांग्लादेश के लोगों की जो कल्चर है वो अलग है। असम के जो लोग हैं उनकी कल्चर अलग है। तो असम के लोगों का बार-बार ये आरोप है कि ये जो इनफिल्ट्रेट करके आ रहे हैं बांग्लादेश से असम, उसके वजह से जो असम का कल्चर है, वो प्रभावित हो रहा है। असम की जो संस्कृति है, वो क्षीण होते जा रही है, खत्म होते जा रही है। क्योंकि बहुत सारे लोग लाखों-लाखों संख्या में जो लोग हैं, वो अ, असम से सॉरी बांग्लादेश से असम आए हुए हैं। तो उनकी समस्याओं को किस तरीके से हल किया गया, उसको थोड़ा-सा देख लेते हैं।
फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट राजीव गांधी के समय में। राजीव गांधी जी आपको पता होगा 1984 में सीधे प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, ठीक है? तो उनके समय में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था असम में, और वो आंदोलन करने वाले कौन थे? ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, आसू के नाम से जिन्हें जाना जाता है, ठीक है? ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। तो बहुत हिंसक आंदोलन हुआ था उस समय, और ये आंदोलन केवल 1984 की बात नहीं थी, बहुत पहले से होते आ रही थी, और ये तो तब और ज़्यादा बढ़ गई थी, जब आपको पता होगा 1971 में 1971 में भारत-पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। 1971 के पहले ये जो बांग्लादेश था, वो ईस्ट पाकिस्तान उसे कहा जाता था, पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, ठीक है? क्यों कहा जाता था? क्योंकि भाई ये तो पाकिस्तान का ही एरिया था। बांग्लादेश को आज़ादी वो तो 1971 में मिली थी, ठीक है? एक 1971 में एक नया देश बना था, भाषा के आधार पे, ठीक है? तो 1971 के आसपास क्या हुआ था कि यहाँ की जो आर्मी थी, पाकिस्तान की जो आर्मी थी, वो बांग्लादेश में बांग्लादेशियों के ऊपर बहुत सारे अत्याचार कर रही थी। इसमें बांग्लादेश में रहने वाले बंगाली बोलने वाले मुस्लिम भी थे, जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा था, क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जबरदस्ती उर्दू थोप रही थी वहाँ के लोगों के ऊपर। तो बंगाली बोलने वाले जो मुस्लिम थे, उनके ऊपर भी अत्याचार हो रहा था। बंगाल में, मतलब कि बांग्लादेश में रहने वाले जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो बौद्ध हो, उनके ऊपर तो अत्याचार होते ही आ रहा था। तो ये सारे लोग और जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं, वो सारे लोग जो हैं, वो 1971 का जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, और उस समय बांग्लादेश को लिबरेट किया गया था, बांग्लादेश को आजाद किया गया था, तो उस समय मैसिव रूप से, बहुत भारी भरकम रूप से पाकिस्तानी जो सेना है, उन्होंने हिंदुओं के ऊपर, बौद्धों के ऊपर और बंगाली मुस्लिमों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया था, उस पर्टिकुलर युद्ध के दौरान। क्योंकि उनको लगता था कि ये जो हैं, ये लोग हैं, वो इंडिया का सपोर्ट कर रहे हैं, और पाकिस्तान को जो है वो हराना चाह रहे हैं, और बांग्लादेश को अलग करना चाह रहे हैं। तो ऐसा करके जो भी एक आज़ाद बांग्लादेश की माँग करने वाले भी मुस्लिम थे, उनके ऊपर भी खूब अत्याचार हो रहा था। तो 1971 के आसपास से और अधिक माइग्रेशन जो है वो बांग्लादेश से असम की ओर हुआ। लोग यहाँ से भाग-भाग के असम पहुँचने लगे, ठीक है? क्योंकि असम में जाना जो है वो ज़्यादा आसान था, क्योंकि उतना ज़्यादा वहाँ पे क्या था कि बाउंड्री में सेना के लोग जो है वो नहीं होते थे, ठीक है? या फिर हर एक क्षेत्रों पे हो पाना संभव नहीं था, सेना के लोग तो अपने-अपने क्षेत्रों पे होते थे, लेकिन इतना डेंस, जो इतना घना जंगल था कि हर एक क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर पाना संभव नहीं था। तो क्या है कि यहाँ से लोग माइग्रेट करके असम पहुँचे, उससे क्या है, असम की जो संस्कृति है बहुत ज़्यादा प्रभावित होने लगी, असम की जो पहचान है वो खत्म होने लगी। इसी वजह से वहाँ के जितने भी स्टूडेंट यूनियन है और सामान्य लोग भी हिंसक आंदोलनों पर उतर आए कि हमको हमारा असम का जो कल्चर है वो हमें बचाना है, जो बाहर बाहर से लोग भाग-भाग के आ रहे हैं उनसे, ठीक है? तो वो ये सबसे उनको सुरक्षा देने के लिए 1984 में 1985 में एक असम अकॉर्ड हुआ, असम अकॉर्ड, असम समझौता के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये असम समझौता क्या है? इसमें 3 मुख्य बातें थी। असम समझौते में 3 मुख्य बातें थी, वो 3 मुख्य बातों को देख लेते हैं कि भाई कौन से लोगों को असम में जो आ रहे हैं, वो कौन से लोगों को नागरिकता देनी चाहिए, मतलब भारत की नागरिकता देनी चाहिए, भारत का नागरिक मान लेना चाहिए, और कौन से लोगों को भारत की नागरिकता नहीं देनी चाहिए, उन्हें वापस भेजा जाना चाहिए बांग्लादेश में। ऐसा करके उससे संबंधित एक समझौता हुआ था। उस समय राजीव गांधी की सरकार और जो असम में रहने वाले जो संगठन थे, विभिन्न प्रकार के संगठन, उनके बीच एक समझौता हुआ था। तो उसकी पहली बात ये थी कि भई आज़ादी के बाद से 1 जनवरी 1960 तक
जो लोग भी आ गए हैं, कहाँ पे आ गए हैं? असम में आ गए हैं, ठीक है? बांग्लादेश से भाग के असम में आ गए हैं 1 जनवरी 1966 के पहले उनको तो नागरिकता दी जाएगी, उनको नागरिकता दी जाएगी, यानी भारत का सिटीजन जो है उन्हें माना जाएगा। लेकिन जो 1 जनवरी 1966 से 1966 से 25 मार्च 25 मार्च 1971 25 मार्च 1971 इस ड्यूरेशन में आए हैं। 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के बीच असम में आए हैं। ऐसे लोगों को 10 सालों तक कोई वोटिंग राइट्स नहीं दिया जाएगा, मत करने का अधिकार, ये वोट डालने का अधिकार जो है वो नहीं दिया जाएगा। हाँ, 10 सालों के बाद जो है वो वोट डालने का अधिकार उनको मिल जाएगा और 10 सालों के बाद उनको नागरिकता भी दे दी जाएगी। तुरंत में नागरिकता नहीं दी जाएगी। कैसे लोगों को? जो 1966 से 1971 के बीच असम में इंटर किए हैं, ऐसे लोगों को क्या है कि तुरंत में नागरिकता नहीं दी जाएगी, बल्कि 10 सालों के बाद जो है उनको नागरिकता दी जाएगी, ठीक है? मतलब ये हुआ कि उनको रहने के लिए अलाउ किया गया, उन्हें वापस बांग्लादेश नहीं भेजा जा रहा था। लेकिन तीसरी स्थिति क्या थी? तीसरी स्थिति ये थी कि जो 25 मार्च 1971 के बाद असम में आए हैं, जो 25 मार्च 1971 के बाद असम में आए हैं, ऐसे लोगों को वापस उनके देश में डिपोर्ट करना है, वापस उनके देश में भेजना है, ठीक है? तो जो भी 25 मार्च 1971 के बाद आए हैं, कहाँ पे आए हैं? असम में आए हैं, उनको वापस बांग्लादेश भेजा जाना है। ऐसा करके क्या है, ये असम समझौता समझौता हुआ राजीव गांधी की सरकार और वहां के लोकल ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, ठीक है? तो इस तरीके से असम में जो आंदोलन हो रहा था उसे शांत किया गया, ठीक है? तो देखिए, ये जो असम अकॉर्ड में हुआ था कि 25 मार्च 1971 के बाद जो भी लोग आ गए हैं वहां पे, और जो भी लोग आए हैं वहां पे, उनको वापस भेजा जाना है, ठीक है? कहाँ भेजा जाना है? बांग्लादेश भेजा जाना है। तो इसके लिए तो पूरा एक जांच करना पड़ेगा कि भाई 25 मार्च 1971 के बाद कौन आया है, कौन नहीं आया है, ठीक है? तो उनको जो 25 मार्च 1971 के पहले आया है, उनको ही नागरिकता देने का प्रावधान है, जो 25 मार्च 1971 के बाद आया है, उनको तो नागरिकता वाले पूरे रजिस्टर से ही हटाना है, ठीक है? तो इसी के लिए क्या है कि वहां पे एनआरसी किया गया। एनआरसी किया गया मतलब कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स जो है वो तैयार किया गया है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन तैयार किया गया है। और एट प्रेजेंट करेंट में जो लास्ट एनआरसी तैयार हुआ है 2019 में तैयार हुआ है, 2019-20 के दौरान तैयार हुआ है और इसमें लगभग 19 लाख लोगों को क्या किया गया है? मार्क किया गया है कि ये जो 19 लाख लोग हैं वो बांग्लादेश से लोग हैं, वो असम के लोग नहीं हैं, ठीक है? तो इनको जो है वो वापस डिपोर्ट किया जाना है। तो असम में जो है वो एनआरसी किया गया है। ये एनआरसी क्या है? एनआरसी एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें केवल और केवल इंडियन सिटीजन्स को ही क्या किया जाता है? शामिल किया जा सकता है। हमारे पास आधार कार्ड है, इसका मतलब ये प्रूफ नहीं होता है कि हम इंडिया के सिटीजन बन गए हैं, ठीक है? कई लोग तो जाली तरीके से या फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनवा लेते हैं। तो क्या आधार कार्ड होना इंडियन सिटीजनशिप होने का एक प्रमाण है क्या? नहीं। आपके पास पासपोर्ट है इंडिया का तो वो प्रमाण करता है कि आप इंडिया के सिटीजन हैं, लेकिन आधार कार्ड है इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप इंडिया के सिटीजन हो गए, ठीक है? आपको इंडिया का सिटीजन मानने के लिए भले ही एक प्राथमिक दस्तावेज के रूप में उसे देखा जरूर जाएगा, लेकिन वो प्रमाण नहीं है कि आपने आधार कार्ड दिखा दिया तो आप इंडिया के सिटीजन हो गए, नहीं, ऐसा नहीं। आपको एनआरसी में शामिल होना पड़ेगा, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन में शामिल होना पड़ेगा, ठीक है? तो आपको ये समझ में आ गया कि असम में एनआरसी क्यों किया गया, ताकि वहां से जो बाहर से लोग आए हुए थे उनका उनका पहचान करके उसे वापस जो है वो भेजा जा सके। तो अभी ये जो 19 लाख लोग हैं, उनमें से कुछ लोग जो हैं वो डिटेंशन सेंटर में रह रहे हैं। सरकार के द्वारा उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। डिटेंशन सेंटर क्या होता है कि भाई जिनकी पहचान की गई होती है कि इन लोग विदेशी नागरिक हैं और भारत में आ गए हैं,
तो उनको अलग से एक होम कारावास जिसको बोलना चाहिए, होम कारावास मतलब कि घरेलू टाइप का एक कारावास है कि भाई एक पर्टिकुलर क्षेत्र बना दिया जाता है उनके लिए और वहाँ पे उनको रखा जाता है और उनको वापस भेजने की प्रक्रिया जो है उस पर्टिकुलर देश में जैसे बांग्लादेश में वो सब चलते रहती है। उनको सामान्य समाज से या भारतीय समाज से या भारतीय अर्थव्यवस्था वगैरह में शामिल होने के लिए उनको एक तरीके से अनुमति नहीं दी जाती है। वो अलग से किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में उनको रखा जाता है, चारों तरफ से आर्मी का घेरा होता है, ठीक है? और मतलब सेना या पुलिस किसी का भी घेरा होता है और उस क्षेत्र में उन लोग रहते हैं ताकि उनको अब भाई भाग क्या गए हैं हमारे देश में तो ऐसा तो नहीं कि जो ये सीधा उठा के उनको फेंक-फाक देंगे कहीं पे भी, ऐसा नहीं होता है। डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है और फिर जिस देश से वो आए हुए हैं, जैसे बांग्लादेश से वो आए हुए हैं, तो बांग्लादेश के सरकार से बात किया जाता है कि भाई देखिए हमारे क्षेत्र में आपके जो नागरिक हैं वो आ चुके हैं, तो इनको आप वापस लीजिए और उसके लिए जो भी ज़रूरी फाइलिंग प्रक्रिया है, वो सब की जाती है। तो असम में एनआरसी जो है वो किया जाता है। असम के एनआरसी का वर्तमान स्टेटस क्या है? देखो, ये जो 19 लाख लोगों की पहचान की गई थी, तो ये अंदेशा लगाया गया था कि ये 19 लाख नहीं, बल्कि ये तो 40-50 लाख जो हैं, वो नंबर होगा। मतलब ऐसे 40-50 लाख लोग हैं जो असम में आ चुके हैं, बांग्लादेश से भाग के। तो लेकिन जब एनआरसी का जो पहला रिजल्ट है या रिपोर्ट है वो पब्लिश किया गया तो उसमें तो केवल 19 लाख लोग ही इस तरीके से शो हो रहे हैं। तो सरकार ने वहाँ की सरकार ने ये बोला है कि भाई बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो फर्जी तरीके से अपना फर्जी दस्तावेज दिखा के किसमें शामिल हो गए हैं? सिटीज़न में मतलब कि एनआरसी में शामिल हो गए हैं। मतलब कि उन्होंने अपने आप को भारतीय नागरिक के तौर पे प्रूफ कर दिया है गलत-गलत डॉक्यूमेंट को दिखा के। तो हमको फिर से इस ये जो एनआरसी हुआ है, उसको फिर से क्या करना पड़ेगा रिव्यू करना पड़ेगा। रिव्यू करना पड़ेगा मतलब दोबारा इसकी जाँच करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से अभी जो असम में एनआरसी हुआ है, उसकी दोबारा जाँच जो है वो चलेगी और वर्तमान में यही उसका स्टेटस है। ठीक है, तो ये हमारा चीज़ जो है इससे संबंधित सारा डाउट क्लियर हो जाता है। आपको कभी भी सिटीज़नशिप से संबंधित कोई बड़ा विवाद मिलेगा तो आपको ये 1985 का जो असम अकॉर्ड हुआ था और असम से संबंधित जो एनआरसी है, उससे ही संबंधित आपको विवाद मिलेगा। एक बात ये की जा रही है होम मिनिस्टर हमारे अमित शाह जी के द्वारा ये बोला गया था कि जिस प्रकार से असम में एनआरसी किया जा रहा है कि जो सिटीज़न है या नहीं है उनकी पहचान के लिए, उसी प्रकार से पूरे भारत में भी एनआरसी किया जाना चाहिए। मतलब उसकी सिटीज़न्स की पहचान के लिए एनआरसी किया जाना चाहिए। आपको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे विदेशी शरणार्थी हैं कि जो दुर्ग वाले क्षेत्रों में आके रह रहे हैं, ठीक है? दुर्ग के कुछ-कुछ क्षेत्र हैं, वहाँ पे शरणार्थी मतलब जो विदेशी लोग आके मतलब ये बांग्लादेश से आए हुए या अन्य क्षेत्रों से आए हुए जो लोग हैं, वो अवैध रूप से रह रहे हैं और कहीं-कहीं तो वो बस्तर संभाग में भी पता चलता है कि वहाँ पे वो घुस गए हैं। ठीक है? तो ये हो सकता है कि छत्तीसगढ़ के लिए भी एक जो समस्या है उससे संबंधित प्रश्न जो है वो आ जाए, ठीक है? तो ये यहाँ पे हमारा ये जो टॉपिक है वो खत्म होता है, ठीक है? इससे संबंधित किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लो। फिर हम सीधे आज फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूलभूत अधिकारों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है? किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लो। ठीक, कोई डाउट नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम आज की क्लास से फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूलभूत अधिकार की जो क्लास है वो स्टार्ट करने वाले हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बस आपको ये समझ में आना चाहिए, ठीक है? तो हम इसको आराम से, इत्मीनान से, धीरे-धीरे पढ़ेंगे और किसी को कोई भी डाउट होगा इस बीच में, तो वो सीधे ही पूछ सकता है, क्योंकि जब फंडामेंटल राइट्स को पढ़ाया जाएगा, ऊपर-ऊपर से पढ़ाने में कोई डाउट नहीं है।
सीधे-सीधे आप आर्टिकल 12 में क्या लिखा है, आर्टिकल 13 में क्या लिखा है, 14 में क्या लिखा है, 15 में क्या लिखा है, उतना बस पढ़ के आगे बढ़ जाओ, तो उसमें फिर कोई डाउट नहीं है। लेकिन यदि आपको हमारे संविधान को और यहाँ की शासन व्यवस्था को ठीक-ठाक तरीके से समझनी है, तो उसके लिए फंडामेंटल राइट्स का समझ होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है और फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत जो भी प्रावधान किए गए हैं, उन्हें समझना भी बहुत आवश्यक है। तो चलिए उन्हीं प्रावधानों को हम समझते हैं। ठीक, तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि ये फंडामेंटल राइट्स है क्या चीज़? फंडामेंटल राइट्स को हिंदी में बोलते हैं मूलभूत अधिकार। क्या बोलते हैं? मूलभूत अधिकार। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को क्या बोलते हैं? मूलभूत अधिकार या आधारभूत अधिकार। किसी को आधारभूत अधिकार बोलना होता है, तो आधारभूत अधिकार भी बोल सकते हैं। ठीक है? तो ये जो फंडामेंटल राइट्स है, वो क्या चीज़ें हैं? तो शब्दों के माध्यम से इसको थोड़ा-सा देख लेते हैं कि भई पहली बात तो ये है कि भारत की जो शासन व्यवस्था में भारत की शासन व्यवस्था में लोगों को कुछ ऐसे अधिकार दिए गए हैं लोगों को कुछ ऐसे अधिकार दिए गए हैं, जिसको सरकार, यहाँ की जो गवर्नमेंट है, वो सामान्य रूप से नहीं छीन सकती। कुछ-कुछ विपरीत परिस्थितियों में छीन सकती है, लेकिन सामान्य रूप से नहीं छीन सकती। उन्हीं अधिकारों को ही क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। ठीक है? ये जो फंडामेंटल राइट्स का सिद्धांत है, वो क्यों एक्सेप्ट किया गया है या फंडामेंटल राइट्स से संबंधित जो भी प्रावधान है, वो क्यों हमारे भारतीय संविधान में स्थापित किया गया है? ताकि भारत में एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, एक राजनीतिक लोकतंत्र जो है वो स्थापित हो पाए। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, भारत में एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित हो पाए। उदाहरण के तौर पे जैसे आर्टिकल 19 में लिखा हुआ है कि सभी को विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। आर्टिकल 15-16 में लिखा हुआ है कि किसी के साथ भी रेस, रिलीजन, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, तो ये सब के आधार पे क्या है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। जाति, लिंग, धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, इन सब के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है? तो लोकतंत्र में एक क्या होना, राजनीतिक लोकतंत्र होना आवश्यक है। राजनीतिक लोकतंत्र होना आवश्यक है मतलब क्या हुआ कि राजनीतिक रूप से सभी क्या है, राजनीतिक रूप से एक राजनीतिक न्याय सबके साथ हो पाए। यदि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो उसमें राजनीतिक रूप से सबके साथ न्याय हो पाए। जब सबके साथ न्याय हो पाएगा, तब उसको बोलेंगे कि हाँ, यहाँ पे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान के चलिए कि कोई एक पार्टी के विरुद्ध या सरकार के विरुद्ध कोई व्यक्ति आलोचना कर रहा है, तो सीधे उसको उठा के जेल में डाल दिए। ऐसा नहीं, सबको अपनी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो किसी भी पार्टी की आलोचना कर सकता है, ठीक है? जो कि विचार एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो आर्टिकल 19 के अंतर्गत हमको मिला हुआ है। आर्टिकल 19 क्लॉज़ 1 सब क्लॉज़ ए के अंतर्गत हमें मिला हुआ है, ठीक है? तो इस तरीके से फंडामेंटल राइट्स का प्रावधान करके व्यक्तियों को या फिर यहाँ के सिटीज़न्स को सरकार की निरंकुशता या फिर सरकार की तानाशाही से रोका गया है। सरकार चाहे भी तो व्यक्तियों के कुछ अधिकारों का हनन जो है वो नहीं कर सकती और यदि उन अधिकारों का हनन करती है, तो सीधे-सीधे वह व्यक्ति कहाँ जा सकता है? कोर्ट जा सकता है और कोर्ट से यह माँग कर सकता है कि भाई मेरे फलाने अधिकार का क्या किया गया है? हनन किया गया है, तो सरकार को इसके लिए आदेश दिया जाए कि ऐसा ना करे या उसके लिए जो भी ज़रूरी कार्यवाही है, वो सब किया जाए और मेरे मूलभूत अधिकारों को सिक्योर किया जाए। तो ऐसा करके सीधे-सीधे मूलभूत अधिकारों का प्रावधान करके जनता को क्या दिया गया है, एक तरीके से सिक्योरिटी दी गई है कि
आपके कुछ अधिकार ऐसे बने ही रहेंगे जिनको चाह के भी कोई भी सरकार जो है वो छीन नहीं पाएगी। और इस तरीके का जो मूलभूत अधिकार का प्रावधान इस वजह से किया गया है ताकि भारत के अंदर एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी यानी कि राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित हो पाए, ठीक है? और फंडामेंटल राइट्स क्यों का नाम क्यों दिया गया है? मूलभूत अधिकारों का नाम क्यों दिया दिया गया है? फंडामेंटल राइट्स ही क्यों कहा जा रहा है? मूलभूत अधिकार ही क्यों कहा जा रहा है? ये नाम क्यों दिया गया है? ठीक है? ये नाम इस वजह से दिया गया है ताकि क्योंकि ये जो फंडामेंटल राइट्स है, उनकी गारंटी उनकी गारंटी उनकी गारंटी सीधे-सीधे हमारा संविधान ही देता है। सीधे-सीधे संविधान ही देता है। मतलब ये आधारभूत चीज़ है, जिसके बारे में हमारे संविधान में सीधे तौर पे लिखा हुआ है कि सीधे-सीधे हमारा संविधान ही क्या करता है, इसकी गारंटी देता है कि यहाँ के लोगों को फंडामेंटल राइट्स जो है वो मिलेगा। साथ ही साथ संविधान के द्वारा इसे प्रोटेक्ट भी किया गया है। संविधान के द्वारा इसे प्रोटेक्ट भी किया गया है। ठीक है? तो ये मूलभूत अधिकारों को मूलभूत इसी वजह से कहा जा रहा है क्योंकि संविधान के द्वारा इसकी गारंटी दी गई है और संविधान के द्वारा इन्हें प्रोटेक्ट करके रखा गया है। ठीक है? सीधे-सीधे संविधान में ही लिखा हुआ है कि व्यक्ति के अधिकारों को, मूलभूत अधिकारों को सामान्यतः कोई भी सरकार जो है वो छीन नहीं सकती या उन्हें कम नहीं कर सकती। ठीक है? आगे हम देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स में भी कुछ परिवर्तन कर पाना संभव है या कुछ विपरीत परिस्थितियों में फंडामेंटल राइट्स का हनन किया जा सकता है या उसे कम किया जा सकता है सरकारों के द्वारा। वो सभी प्रावधानों को भी अभी हम देखेंगे। लेकिन कभी भी आपको प्रश्न आएगा कि संविधान में फंडामेंटल राइट्स का जो प्रोविज़न है क्यों जोड़ा गया? ताकि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी स्थापित हो पाए। फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल ही क्यों बोला जा रहा है? फंडामेंटल का नाम क्यों दिया गया है? इस वजह से दिया गया है क्योंकि इसकी गारंटी सरकार के द्वारा सॉरी इसकी गारंटी जो है वो संविधान के द्वारा दी जा रही है और संविधान के द्वारा इसे प्रोटेक्ट करके रखा जा रहा है। और आपको तो पता ही होगा कि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है संविधान की सर्वोच्चता, वो भारत का मूलभूत मतलब कि ये जो भारतीय संविधान का मूलभूत लक्षण है और उसके साथ ही साथ इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या निर्धारित किया गया है कि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है, भारतीय संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। और आपको पता होगा इसके पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जो भी चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल होती है, उसे चाह के भी सरकार क्या करती है, छीन नहीं सकती। तो सुप्रीमेसी ऑफ लॉ या सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत शामिल है और उसी के द्वारा क्या किया गया है, संविधान के द्वारा हमको गारंटी दिया गया है क्या चीज़ का, फंडामेंटल राइट्स का। ठीक है? तो ये चीज़ आपकी क्लियर होती है। और ये फंडामेंटल राइट्स देने का अंतिम उद्देश्य क्या है? लोगों को फंडामेंटल राइट्स क्यों दिया गया है? देखिए, लोगों में जब कुछ-कुछ चीज़ों को लेके स्वतंत्रता होती है ना, तभी क्या होता है, उनके अंदर का जो गुण है या कोई प्रॉपर्टी है, वो निखर के सामने आ पाती है, ठीक है? जैसे घर का ही एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, यदि मान के चलो किसी बच्चे को बार-बार दबाया जाता है, डराया जाता है किसी पर्टिकुलर काम को करने से, ठीक है? तो मान के चलो किसी बच्चों को पेंटिंग-वेंटिंग करने से बार-बार डराया जाता है कि नहीं पेंटिंग करना ही नहीं है तुमको या फिर कोई क्रिकेट खेलता है तो उसको इतना डराया-धमकाया जाता है कि वो क्रिकेट कभी खेल ही ना पाए। जबकि उसके अंतर्गत वो सारी क्वालिटी है कि वो क्रिकेट खेल के एक बड़ा क्रिकेटर बन सकता है और बहुत अच्छे खासे पैसे कमा सकता है। तो इस तरीके से यदि घर में उसे दबाया जाए, तो उसका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा। जो उसके अंदर वो टैलेंट है, वो निखर के सामने नहीं आ पाएगा यदि उसको दबाया जाएगा। ठीक है? तो इन्हीं बातों का ध्यान में रखते हुए कि भई व्यक्तियों के अंदर जो उनका टैलेंट है, वो निखर के सामने आ पाए या फिर जो पुस्तकी भाषा है उसमें यदि ऐसा कहें कि उनका सर्वांगीण विकास हो, सर्वांगीण विकास के अंतर्गत क्या-क्या आता है कि उनका भौतिक विकास भी हो, उनका मानसिक विकास भी हो और उनका नैतिक और आध्यात्मिक विकास भी हो। नैतिक और आध्यात्मिक विकास भी हो। तो भौतिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक ये सभी गुणों का विकास हो पाए,
इसके लिए लोगों को कुछ फंडामेंटल राइट्स देना या कुछ स्वतंत्रता देना वो आवश्यक है। बिना इसके उनका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा। इसी वजह से क्या है कि हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स का प्रोविजंस जो है वो व्यापक स्तर पे किया गया है। और जितना व्यापक स्तर पे हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स का प्रोविजन किया गया है, उतना विश्व के और किसी संविधान में नहीं है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो अब सीधे आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। ठीक, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं आपने समझ लिया। अब सीधे आते हैं, आपको पता होगा कि पार्ट पार्ट 3 जो है हमारा, पार्ट 3 जो है आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, ये सभी आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक ये क्या करता है, फंडामेंटल राइट्स का प्रोविजन करता है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड जितने भी प्रावधान है वो इन्हीं आर्टिकल्स के अंतर्गत है, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35। और ये फंडामेंटल राइट्स का पूरा एक चैप्टर बनाया गया है, उसी चैप्टर को क्या बोल रहे हैं, पार्ट 3 बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल्स आपको ध्यान रखने हैं, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। तो अब यहाँ पे देखिए कुछ कुछ डेफिनेशन है, कुछ कुछ डेफिनेशन है। इसके पहले मैंने आपको राज्य किसे कहते हैं ये बताया था। राज्य किसे कहते हैं, राज्य का वैसे सामान्य बोलचाल के भाषा में राज्य का मतलब क्या होता है, जैसे कि छत्तीसगढ़ राज्य, मध्य प्रदेश राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य, गुजरात राज्य, ऐसा होता है, एक भौगोलिक बाउंड्री होती है। ठीक है, लेकिन जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, तो फंडामेंटल राइट्स का कोई भी प्रोविजन पढ़ेंगे तो उस समय राज्य का मतलब छत्तीसगढ़ राज्य या मध्य प्रदेश राज्य ऐसा नहीं होगा, कोई भौगोलिक बाउंड्री नहीं होगी। यहाँ पे राज्य का मतलब क्या होगा, यहाँ पे राज्य का मतलब होगा एक तरीके से राज करने वाली इकाई, राज करने वाली इकाई या शासन करने वाली इकाई, शासन करने वाली इकाई। ठीक है, उसको ही यहाँ पे क्या बोलेंगे, राज्य बोलेंगे। ठीक है, तो उसी का ही ये डेफिनेशन बताया है कि भाई जब हम संविधान का भाग 3 पढ़ें तो संविधान का भाग 3 जब हम पढ़ेंगे तो उसमें राज्य किसे कहा जाएगा, राज्य की परिभाषा क्या है, उसके बारे में आर्टिकल 12 हमको बताता है। तो देख लेते हैं क्या बोल रहा है, इन दिस पार्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज, ये सीधे सीधे हमारे संविधान में ही लिखा हुआ है, ये जो मैं ओपन करके रखा हूं ना, वो हमारे संविधान का डायरेक्ट है, सीधा सीधा संविधान में जो टेक्स्ट का प्रयोग किया गया है वही है, ये इसको इसको गवर्नमेंट के द्वारा ही पब्लिश किया गया है। ठीक है, तो ये पीडीएफ फॉर्मेट में भी अब अवेलेबल है स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में, चाहो तो आप डाउनलोड कर सकते हो, ये हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। लेकिन संविधान को जैसे कोई अच्छे से समझना चाहता है ना, तो वो शुरुआत मतलब इंग्लिश टेक्स्ट से ही पढ़े तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आता है। इसी वजह से मैं इंग्लिश वाला ये ओपन करके रखा हूँ। ये अपना मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि मैं अंग्रेजी में ज्यादा बढ़ावा दे रहा हूँ, कुछ और कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। क्या है, इंग्लिश में संविधान के टेक्स्ट को पढ़ने से ज्यादा क्लैरिटी आती है। ठीक है, इसी वजह से इसको ओपन करके बताया जा रहा है। बाकी जो कुछ भी मैं समझाऊंगा वो हिंदी में समझाऊंगा। तो देखते हैं कि द स्टेट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। स्टेट जो यहाँ पे जो भी शब्द यहाँ पे स्टेट का इस्तेमाल किया जाएगा, वो स्टेट शब्द का मतलब आपको क्या समझना है, स्टेट शब्द का मतलब आपको समझना है गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया, मतलब केंद्र की जो भारत सरकार है उसका वो गवर्नमेंट यानी भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड भारत सरकार का जो पार्लियामेंट है केंद्र में यानी कि संसद, संसद में क्या लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को भी क्या करते हैं, संसद में शामिल करते हैं। ठीक है, संसद के अंग के रूप में शामिल करते हैं। ठीक है, तो स्टेट मतलब क्या हो जाएगा, केंद्र की सरकार और केंद्र का विधायिका। उसी प्रकार से राज्यों की सरकार, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ द ईच स्टेट, ये देखो ईच स्टेट लिखा हुआ है यहाँ पे, ईच स्टेट एंड ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जितने भी लोकल अथॉरिटीज हैं भारत के अंतर्गत, लोकल अथॉरिटी के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है, ये जो लोकल गवर्नमेंट में ये सारी चीजें भी आ जाती है, आपका पंचायत, पंचायती क्षेत्र मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत, और नगरीय क्षेत्रों में म्युनिसिपैलिटी, नगरीय निकाय, ये सब जो है वो भी लोकल गवर्नमेंट के अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है,
विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो लिखा हुआ है उसका साधारण से शब्दों में हम मतलब समझेंगे कि क्या बोलना चाह रहा है कि राज्य मतलब जब हम पार्ट 3 पढ़ेंगे जिसमें कि मूलभूत अधिकारों के बारे में वर्णन है, तो वहाँ पे कहीं पे भी राज्य शब्द का इस्तेमाल होगा तो उसका मतलब आपको क्या समझना है? तो उस राज्य का मतलब ये आपको समझना है केंद्र की सरकार या और वहाँ की विधायिका। केंद्र की सरकार और केंद्र की विधायिका, ठीक है? विधायिका मतलब पार्लियामेंट। राज्य की जो सरकार है वो और राज्य की विधायिका, जैसे हमारे यहाँ राज्य की विधायिका में क्या है, केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है, ठीक है? उसी प्रकार से कोई भी लोकल अथॉरिटी हो, कोई लोकल अथॉरिटी, अब इसमें पंचायत भी आ जाएगा, इसमें म्युनिसिपैलिटी भी आ जाएगी या कोई भी अदर टाइप का, जैसे कई-कई क्षेत्रों में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है? जैसे कुछ-कुछ शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं, वहाँ पे क्या है कि अनुसूचित क्षेत्र है, वहाँ पे एक अलग ही प्रावधान है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का, तो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एक होता है जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में अपना पार्टिसिपेशन देता है। तो वो भी कोई भी मतलब वो अथॉरिटी भी जो है वो लोकल अथॉरिटी कहलाएगी। तो ये लोकल अथॉरिटी का बहुत बड़ा मीनिंग है। गाँव में जो ग्राम पंचायत है वो भी लोकल अथॉरिटी में काउंट हो जाएगा। नगर में जो नगरीय निकाय है, ठीक है, मेयर है, ठीक है, उनका जो पूरा शासन की व्यवस्था चल रहा है ये पूरा आ जाएगा, ठीक है? और अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जितने भी प्रकार के अदर अथॉरिटीज हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में हैं, वो सारी चीज जो है वो इस राज्य की परिभाषा में आ जाएंगे, ठीक है? जैसे कोई पीएसयूज है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, तो जैसे कि कोई बड़ा उद्योग धंधा, एनटीपीसी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि सेल का जो भिलाई का स्टील प्लांट है, ठीक है? तो ये जितने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, ये सारे क्या है कि गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं। तो ये गवर्नमेंट का भी क्या है, गवर्नमेंट का ही एक अंग है, ठीक है? तो ये भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे। तो ये राज्य की परिभाषा के अंतर्गत इन सबको शामिल करने का रीजन क्या है? इस सबको शामिल करने का रीजन ये है कि ये एक स्टेटमेंट है। मैं आपको बताया कि राज्य यानी कि जो सरकार है, वो चाहे भी तो राज्य चाहे भी तो व्यक्तियों को जो दिया गया मूल अधिकार है, उनका क्या कर सकती है, उसका हनन नहीं कर सकती, उसको कम नहीं कर सकती। राज्य चाह के भी व्यक्तियों के मूल अधिकारों का हनन नहीं कर सकती। जैसे आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज सी में कोई यूनियन बनाने का अधिकार दिया हुआ है। कोई यूनियन बनाने का अधिकार, कोई संघ बनाने का अधिकार हुआ है, जैसे मजदूर संघ बन जाता है, ठीक है? या कुछ और संघ बन जाता है। और मान के चलो कि भिलाई स्टील प्लांट में काम करने वाले बहुत सारे कर्मचारी हैं, वो अपने उनको सुविधाएं नहीं दी जा रही है मजदूरों को, तो उसके लिए वो एक संघ बना लेते हैं और हड़ताल वगैरह करते हैं, ठीक है? तो वो भिलाई स्टील प्लांट जो है वो तो गवर्नमेंट का यूनिट है, तो भिलाई स्टील प्लांट जो है ये नहीं बोल सकता, ठीक है? कि नहीं, नहीं तुमको ये सब तुम्हारा काम तो यहाँ पे केवल काम करना है, चुपचाप जो सैलरी दे रहे हैं वो रखो, जो सुविधाएं दे रहे हैं वो रखो और तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है यूनियन वगैरह बनाने का, ठीक है? ऐसा करके नहीं बोल सकता बीएसपी, भिलाई स्टील प्लांट। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि भाई फंडामेंटल राइट्स में ही लिखा हुआ है, आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 सब क्लॉज सी में लिखा हुआ है कि किसी को भी अपनी डिमांड को लेकर यूनियन वगैरह बनाने का अधिकार होगा, कोऑपरेटिव बॉडी बनाने का अधिकार होगा, ठीक है? तो आपको मतलब समझ में आ रहा है कि ये जो राज्य का परिभाषा के अंतर्गत जो कुछ भी अथॉरिटी आ रहा है, उसको किसी को भी अधिकार नहीं है कि वो क्या कर सके, जो व्यक्तियों के मूल अधिकार हैं उनका हनन कर सके या उनमें कमी कर पाए, ठीक है? तो ये राज्य की परिभाषा हो गई। अब इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। सरकार के अंडर में जो भी अथॉरिटी आएगी, यहां तक कि आपका ये पूरा शासन व्यवस्था के अंतर्गत चाहे कलेक्टर हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे एसडीएम हो, आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है, आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन कोई भी नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि आपने अपना विचार अभिव्यक्ति रखा है, जैसे मान के चलो न्यूज़पेपर में अपना कुछ आर्टिकल छापा है जिसमें सरकार की कुछ बुराई कर दी गई है या निंदा कर दी गई है। तो ऐसा नहीं है कि आपको पुलिस पकड़ के जेल में डाल देगी, नहीं, आपको विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई है। लेकिन हाँ,
उनमें भी क्या है, कुछ-कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, युक्ति-युक्त निर्बंधन लगाए गए हैं कि भाई ज़बरदस्ती आप किसी के खिलाफ कुछ भी जो है वो नहीं लिख सकते कि वो कुछ ऐसा किया ही नहीं है और आप ज़बरदस्ती उसको अपराधी बनाने के लिए कुछ भी लिख रहे हो, तो वो तो उसका संबंधित व्यक्ति का मानहानि हो जाएगा, उसके सम्मान पर चोट हो जाएगी, तो वो संबंधित व्यक्ति जिसके ऊपर आप उल्टा-सीधा लिख रहे हो, तो वो मानहानि का केस कर सकता है आपके ऊपर, ठीक है? तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि फंडामेंटल राइट्स का जो दिया गया है लोगों को, वो ऐसा नहीं है कि एब्सोल्यूट है कि आपको मतलब एकदम स्वतंत्रता ही मिल गई कुछ भी करने की या कुछ भी वो करने फंडामेंटल राइट्स का जैसा चाहे वैसा उपयोग करने की, ऐसे नहीं है। फंडामेंटल राइट्स जो है वो कुछ-कुछ रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ हमको मिला हुआ है, ठीक है? चाहे तो कुछ-कुछ उनके ऊपर निर्बंधन भी आरोपित किए जा सकते हैं और वो क्या-क्या निर्बंधन है, वो एक-एक करके हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? तो अभी आपको राज्य की परिभाषा के अंतर्गत जो राज्य के बारे में बताया गया है, उसका मीनिंग समझ में आ गया, ठीक? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये किसी भी यूपीएससी एस्पायरेंट के लिए जो यूपीएससी या सीजीपीएससी वगैरह की भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये जो आर्टिकल 13 है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? वो क्या है? देखो, हम लॉ किसे कहेंगे? लॉ यानी कि कानून या विधि किसे कहेंगे? आर्टिकल 13 क्या बोलता है? लॉज़ इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ऐसे कोई भी लॉ जो कि फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध हो, ठीक है? तो उनसे संबंधित क्या आर्टिकल 13 में प्रावधान किया गया है, एक-एक करके देखते हैं। यहाँ पे ना आपको मैं कुछ-कुछ वर्ड्स को हाइलाइट करवाना चाह रहा हूँ, ताकि वो व वर्ड्स को आप पकड़ के रखें, क्योंकि एग्ज़ाम में लिखते वक़्त वो काम आता है, ठीक है? इसी वजह से यहाँ पे आपको शो कराया जाता है, दिखाया जाता है उन सारे वर्ड्स को कि देखो, आर्टिकल 13 के क्लॉज़ 1 में क्या लिखा हुआ है, ऑल लॉज़ जितने भी लॉज़ हैं, जितने भी विधि कानून हैं, इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, जितने भी लॉज इन फोर्स हैं, कहाँ इन फोर्स हैं? भारत के अंदर, इन भारत की बाउंड्री, भारत की राज्य क्षेत्र के अंतर्गत इस संविधान के लागू होते समय, ठीक है? तो इनका क्या होगा, ऐसे लॉज का क्या होगा? इन सो फार, अब तक, as they are inconsistent with the provisions of this part shall to the extent of such inconsistency be void। तो इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है कि संविधान के लागू होते वक्त, संविधान के लागू होते वक्त कुछ ऐसे, यदि कोई भी ऐसा लॉ है, कोई भी ऐसा विधि है जो जो पार्ट 3 यानी कि मूलभूत अधिकारों में जो भी किया गया प्रावधान है, उनके अंतर्गत उनसे असंगतता रखता है या उनके विरुद्ध है, मतलब मूलभूत अधिकारों के विरुद्ध है। कोई ऐसा नियम कानून पहले से चला आ रहा है, मान के चलो भारतीय संविधान, मतलब भारत के संविधान लागू होने के पहले से ही यदि कोई ऐसा नियम कानून चला आ रहा है, ठीक है? जो मूलभूत अधिकारों के विरुद्ध है या मूलभूत अधिकार जो हमारे पार्ट 3 में प्रोवाइड किए गए हैं, उनसे असंगत है, तो वो सारे विधि या कानून उस हद तक खत्म हो जाएंगे, वॉइड हो जाएंगे, जिस हद तक वो क्या करते हैं, मूलभूत अधिकारों से असंगत हैं। ठीक है, एक बार फिर से स्टेटमेंट को बोल देता हूं हिंदी में कि भारत के संविधान लागू होते वक्त वो सभी विधियां या कानून जो मूलभूत अधिकारों से असंगत हैं, इनकंसिस्टेंट हैं, वो उस हद तक शून्य हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, जिस हद तक वो मूलभूत अधिकारों से असंगत हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे, उदाहरण के तौर पे जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि कहीं कहीं पे क्या है कि कहीं कहीं पे सार्वजनिक स्थानों पे जातिगत भेदभाव के कारण, जातिगत भेदभाव के कारण क्या था, कुछ लोगों का जो प्रवेश था या कुछ वंचित वर्गों का जो प्रवेश था, वो कहीं कहीं पे वर्जित था। ठीक है,
अब मान के चलो इस टाइप का कुछ नियम कानून जो है वो चल रहा है, ठीक है? पहले से चला आ रहा था मतलब अ, वैसे तो ऐसे रिटर्न रूप से कोई ऐसा नहीं था, लेकिन एक व्यवस्था थी कहीं-कहीं पे, सभी जगह तो ऐसा नहीं था, ठीक है? तो इस तरीके का जितना कुछ भी है, ठीक है? वो क्या हो जाएगा, ये मतलब फंडामेंटल राइट्स का मूलभूत अधिकार का हनन करती है। मूलभूत अधिकार का कैसे जैसे 14 में है, 15 में है, 16 में है कि भाई रेस, रिलीजन, है ना? इनके आधार पर जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसा प्रावधान है। ठीक है? तो इस टाइप का भेदभाव करने वाला कोई भी ऐसा प्रावधान जो पहले से चला आ रहा होगा, ठीक है, इंडिया में, वो संविधान के लागू होते ही इस प्रकार के जितने भी प्रावधान हैं, वो खत्म हो जाएँगे। क्यों खत्म हो जाएँगे? क्योंकि वो मूलभूत अधिकारों से असंगत है। क्यों? क्योंकि वो मूलभूत अधिकारों से असंगत है। ठीक है? अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि संविधान के लागू होते समय कोई भी ऐसा विधि या कानून जो पहले से चला आ रहा होगा, वो संविधान के लागू होते ही क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। किस हद तक खत्म हो जाएगा? जिस हद तक वो मूलभूत अधिकारों से असंगत है। ठीक है? ये आपका स्टेटमेंट समझ में आ गया हो गया। अब दूसरे स्टेटमेंट में चलते हैं। ये क्या बोल रहा है? ये द स्टेट। अब यहाँ पे स्टेट का मतलब क्या है? कोई राज्य सरकार है क्या कि छत्तीसगढ़ की सरकार या राजस्थान की सरकार? नहीं, ऐसा नहीं। स्टेट का मतलब ये हुआ है गवर्निंग बॉडी, राज करने वाली संस्था, जिसके अंतर्गत ये सारे आते हैं, जिसकी परिभाषा आर्टिकल 12 में दी गई है। ठीक है? उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। तो स्टेट के अंतर्गत क्या-क्या चीजें आती हैं, वो आपको मैं बता चुका हूँ। अब देखते हैं ये क्या बोलना चाह रहा है। द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ। स्टेट जो है ऐसा कोई भी लॉ, कोई भी ऐसा विधि नहीं बनाएगी व्हिच टेक्स अवे, जो कि वापस ले लेता है। क्या चीज को वापस ले लेता है? मूलभूत अधिकारों को वापस ले लेता है या फिर एब्रिजेस यानी कि कम करता है, मूलभूत अधिकारों को सीमित करता है। एब्रिजेस मतलब सीमित करना, ठीक है? द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट, इस पार्ट के द्वारा क्या राइट दिया गया है? मूलभूत अधिकार दिए गए हैं, ठीक है? तो ऐसा कोई भी विधि या कानून जो मूलभूत अधिकारों को कम करता है या सीमित करता है, ठीक है? And any law made in contravention of this clause shall to the extent of contravention be void। इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है कि यदि स्टेट ऐसा कोई भी विधि या कानून पास करती है या बनाती है जो कि मूलभूत अधिकारों को क्या करती है, वापस ले लेती है या उसे कम करती है, सीमित करती है, ठीक है? तो ऐसे जितने भी विधि या कानून हैं, वो क्या हो जाएँगे? वॉइड हो जाएँगे। क्या हो जाएँगे? वॉइड हो जाएँगे, यानी कि खत्म हो जाएँगे। या फिर दूसरे शब्दों में ये कहें कि भाग 3 के द्वारा जो मूलभूत अधिकार लोगों को दिए गए हैं, उनके कंट्रावेंशन में यानी कि उनके विरोध में, उनके अपोज़िट कोई यदि कानून बनाया जाता है स्टेट के द्वारा, तो वो जो होगा वो क्या हो जाएगा, जिस हद तक वो कंट्रावेंशन है या कि कंट्रावेंशन है मतलब कि मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन करता है, उस हद तक क्या हो जाएगा, वो शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर से इस स्टेटमेंट को मैं बोल देता हूं कि यदि राज्य संविधान लागू हो जाने के बाद की अभी स्थिति बोल रहे हैं ना, आर्टिकल 13 के क्लॉज 1 में संविधान के पहले वाली स्थिति थी। अब क्लॉज 2 में क्या बोल रहे हैं कि संविधान के बाद वाली स्थिति बोल रहे हैं कि अब संविधान लागू वागू हो गया है, सब हो गया है, अब सरकारें यहाँ पे चल रही हैं। तो अब सरकारों के ऊपर ये निर्बंधन आरोपित किया गया है, रिस्ट्रिक्शन आरोपित किया गया है कि आप ऐसा कोई भी लॉ, मतलब सरकार ऐसा कोई भी लॉ यानी विधि कानून नहीं बना सकती जो मूलभूत अधिकारों का क्या करती हो, उल्लंघन करती हो, ठीक है? मूलभूत अधिकारों का या तो उल्लंघन करती हो या तो उन्हें कम करती हो, उन्हें सीमित करती हो या उन्हें खत्म करती हो। यदि सरकारें इस तरीके से कोई मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन करने वाली या खत्म करने वाली या कम करने वाली कोई भी विधि बनाती है, कोई भी कानून बनाती है, तो वो उस हद तक शून्य हो जाएगा, वो विधि उस हद तक शून्य हो जाएगा, जिस हद तक वो संविधान के मूलभूत अधिकारों का क्या करती है, उल्लंघन करती है। ठीक है? जैसे
जैसे अ, उदाहरण के तौर पे मैं एक छोटा-सा विधि ऐसी कुछ भी बना के आपको बताता हूँ ताकि समझने में आसानी हो कि मान के चलिए कि अ, कुछ-कुछ न्यूज़पेपर्स हैं या न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, वो बार-बार भारत के जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, उनको वो प्रमोट कर रहे हैं, नक्सलियों को प्रमोट कर रहा है, आतंकवादियों को प्रमोट कर रहा है और उनके समर्थन में अपने आर्टिकल्स लिख रहा है, कोई न्यूज़पेपर या कोई व्यक्ति, कोई एडिटर, ठीक है? और ऐसा करना चाह रहा है कि वो हिंसा भड़का रहा है, कि भारत के विरुद्ध या देश के विरुद्ध हिंसा भड़काना चाह रहा है। हिंसा भड़काना चाह रहा है मतलब कि लोगों के मन में ऐसा एक ज़हर पैदा कराना चाह रहा है कि वो भारत राज्य के विरुद्ध यानी कि भारत की सरकार के विरुद्ध क्या करे, एक सशस्त्र विद्रोह कर दे और भारत को टुकड़ों में विभाजित कर दे। कि अलग से कोई पश्चिम बंगाल वाला देश हो या अलग से नॉर्थ ईस्ट का पूरा कोई एक देश हो। इस तरीके से भारत को तोड़ने वाली, भारत को विभाजित करने वाली या भारत में सशस्त्र विद्रोह कराने वाली, लोगों को उत्तेजित कराने वाली ऐसा कोई आर्टिकल्स लिखा जा रहा है, ठीक है? तो उससे संबंधित मान के चलो कि हमारा जो पार्लियामेंट है, केंद्र सरकार है, वो एक कानून बना देती है कि भाई अब किसी भी न्यूज़पेपर वालों को किसी भी न्यूज़पेपर वालों को ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है कि वो भारत सरकार के विरुद्ध कोई भी स्टेटमेंट दे या कोई भी आर्टिकल छापे, ऐसा करके वो कानून बना देती है, ठीक है? और उसमें उसमें पूरा एक लिस्ट बनाती है सरकार कि क्या-क्या चीज़ें जो है वो भारत सरकार के विरुद्ध कार्यवाहियाँ होंगी ऐसा करके। तो पहला, दूसरा, तीसरा ऐसा करके वो लिस्ट बना देती है उस कानून में सरकार। ठीक है? कि ये चीज़ में यदि कोई लिखता है, इस चीज़ों के बारे में लिखता है, तो वो भारत सरकार के विरुद्ध समझा जाएगा या फिर देश की एकता, अखंडता के विरुद्ध समझा जाएगा। ऐसा करके भारत सरकार एक नियम कानून बना देती है। और वो 3 क्या-क्या चीज़ें हैं, यदि ऐसा लिखता है कि अ, पहला प्रोविज़न है कि लोगों को हिंसक आंदोलन के लिए भड़काए या पर्टिकुलर क्षेत्र, देश के किसी पर्टिकुलर एरिया को एक अलग देश की माँग के लिए उसे उकसाए और तीसरा ये लिख देता है उसमें कि अ, गरीब किसानों गरीब किसानों के अधिकारों की बात करे, ऐसा करके, गरीब किसानों के अधिकारों की बात करे, ऐसा करके 3 प्रोविज़न सरकार ने ऐसा जोड़ दिया कि ये 3 प्रोविज़न हैं, इन 3 प्रोविज़न के संबंध में यदि कोई उल्टा-सीधा लिखता है, ठीक है? तो उनको क्या किया जाएगा, सीधा राष्ट्रद्रोह का केस लगा के अंदर कर दिया जाएगा। ऐसा करके वो सरकार जो है वो एक कानून बना देती है, ठीक है? अब मान के चलो कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है, कोर्ट में जाता है, तो कोर्ट क्या देखेगा कि भाई ये 3 प्रोविज़न जो बनाए गए हैं कि ये तो चलो ठीक है कि अ, किसी क्षेत्र को पर्टिकुलर क्षेत्र को भारत से अलग होने के लिए उकसाया जा रहा है या किसी को हिंसक आंदोलन करने के लिए उकसाया जा रहा है, तो ये तो चलो ठीक है कि ये युक्त है, रीज़नेबल है, सरकार ऐसा कर सकती है। ऐसा करने से किसी को रोक भी सकती है। लेकिन ये यदि कोई गरीब और किसानों का आवाज़ उठाता है, उसके संबंध में कोकोई आर्टिकल प्रस्तुत करता है, तो ये तो उचित है। ये तो कोई राष्ट्र विरोधी बात नहीं हुई। तो इसके ऊपर सरकार जो है वो क्यों न ब इसके ऊपर कोई यदि कुछ लिख रहा है, तो उसको ऐसे लिखने वालों को सरकार कानून बना के जेल में क्यों डालना चाह रही है? तो नहीं, सरकार ऐसा नहीं कर सकती। ऐसे ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं बना सकती, जो गरीब किसानों के हितों में जो कोई लिख रहा है कोई आर्टिकल छापा जा रहा है, तो ऐसे आर्टिकल छापने वालों को वो जेल में डाल दे, ऐसा नहीं कर सकती। तो ऐसा करके सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी फिर कि ये वाले प्रावधान को रहने देगी और ये जो 2 शुरुआत के 2 प्रावधान मैं बताया उसको वो खत्म कर देगी। ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि यदि सरकार ऐसा कोई विधि या कानून बना रही है, जो कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेट कर रही है या उल्लंघन कर रही है, तो वो उस हद तक शून्य हो जाएगी, जिस हद तक वो मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन कर रही है। तो ये 1 और 2 जो थे, वो व्यक्तियों के मूल अधिकारों का हनन कर रहे थे। सॉरी मतलब ये उचित था कि ये सरकार के हित में था मतलब ये देश को तोड़ रही थी।
तो इसको जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो रहने देगी, ठीक है? इसको रहने देगी। लेकिन जब गरीब और किसानों का आवाज़ उठाने वाला कोई आर्टिकल लिखा जा रहा है और उसको सरकार बोल रही है कि नहीं-नहीं ये तो देश विरोधी है, तो वैसे चीज़ को क्या है सुप्रीम कोर्ट बनाए रखेगी, वैसे कानूनों को बनाए रखेगी और सरकार को बोलेगी कि भाई देखो इस तरीके से आप नहीं कर सकते, कि जो गरीब और किसानों के हित में जो कुछ भी लिखा जा रहा है, उसको इस आधार पे नहीं आप उन लोगों को अरेस्ट कर सकते कि वो जो है वो लोगों को भड़का रहे हैं। उस आधार पे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि व्यक्तियों को क्या है कि विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के क्लॉज़ 1 के सब क्लॉज़ ए में दिया हुआ है। ठीक है? तो ऐसा करके सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय सुना सकती है। तो ओवरऑल मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जैसे यहाँ पे 3 प्रोविज़न सरकार ने किए। तो उसने उसमें क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआत के 2 प्रोविज़न को तो रहने दिया, हाँ ठीक है, ये देशद्रोह माना जाएगा करके। लेकिन जो लास्ट का जो प्रोविज़न था, उसको सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये बोली कि नहीं ये देशद्रोह नहीं माना जाएगा, इसको जो है इस तरीके का कोई आप कानून बना रहे हैं तो ये गलत है, इसको आप वहाँ से हटाइए कि किसानों और किसानों और जो गरीब वर्ग हैं उनके 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 लिए या उनके कल्याण के लिए, उनके हितों के लिए यदि कोई आर्टिकल लिखा जा रहा है, तो ऐसे आर्टिकल्स को लिखने वाले को आप अंदर कर देंगे कि वो लोगों को भड़का रहे हैं ऐसा करके। तो ऐसा राज्य स मतलब ऐसा जो सरकारें हैं वो नहीं कर सकती। ठीक है? तो ये बेसिकली आपको एक मतलब समझाना था कि ये जो आर्टिकल 13 के क्लॉज़ 2 में लिखा हुआ है उसका मीनिंग क्या है? ठीक है? उसके बाद देखते हैं क्लॉज़ 3। तो यहाँ पे क्लॉज़ 3 में क्या लिखा हुआ है? इन दिस आर्टिकल अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज़ रिक्वायर्स लॉ इंक्लूड्स। अब ये देखो लॉ की परिभाषा में क्या-क्या चीज़ें आती हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 13 के क्लॉज़ 3 में लॉ किसे-किसे कहा जाएगा ये बताया जा रहा है। ठीक है? तो देखो लॉ किसे-किसे कहा जाएगा, विधि किसे-किसे कहा कहा जाएगा। यदि सरकारें कोई ऑर्डिनेंस ला रहा है, ऑर्डिनेंस मतलब क्या होता है जैसे केंद्र सरकार भी ऑर्डिनेंस लाती है, राज्य सरकारें भी ऑर्डिनेंस लाती है, उसे हिंदी में अध्यादेश कहते हैं। तो अध्यादेश का मीनिंग क्या होता है? जब विधायिका का सत्र नहीं चल रहा होता है, केंद्र में विधायिका मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा, राज्य में विधायिका मतलब यहाँ की विधानसभा। तो ऐसा कोई महीना है, ठीक है? ऐसा कोई समय है जिसमें विधायिका अभी संचालित नहीं हो रही है या केंद्र में संसद जो है अभी नहीं चल रही है, लोकसभा की बैठकें नहीं हो रही है। और ऐसे स्थिति में तुरंत-तुरंत में कोई कानून बनाना क्या हो जाए, ज़रूरी हो जाए, तो भई कानून तो लोकसभा, राज्यसभा और अंतिम में राष्ट्रपति के माध्यम से साइन होने के बाद ही क्या होता है, बनता है। लेकिन कभी-कभी जब लोकसभा इस तरीके से अपने अस्तित्व में ना हो मतलब तो उसकी कार्यवाहियाँ अभी ना हो रही हो और ऐसे स्थिति में कोई कानून बनाना अति आवश्यक हो जाए, तो उस कानून के लिए अध्यादेश लाया जा सकता है, जिसमें केंद्र सरकार ये बोल सकती है कि भई हम फलाने-फलाने विषयों पे एक कानून बनाते हैं और ये जो है वो अभी से ही लागू हो जाएगा। चूँकि अभी लोकसभा नहीं चल रही है, इस वजह से हम ऑर्डिनेंस ला रहे हैं। और इन ऑर्डिनेंसेस को क्या करना पड़ता है कि 6 महीने के अंदर ही अंदर क्या करना पड़ता है उन्हें उसमें पार्लियामेंट में पास कराना होता है। ठीक है? तो ये ऑर्डिनेंस हो गया। तो ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश जो है वो समझ में आया आपको? उसी प्रकार से सरकार कोई ऐसा ऑर्डर लाती है या कोई बाई लॉ बनाती है। बाई लॉ मतलब क्या होता है देखो, कोई एक विधि होता है, विधि में सामान्यतः जो है वो विधि जो है उसको पास किया जाता है। जैसे केंद्र में बात करें तो लोकसभा में और राज्यसभा में और राज्यों में बात करें तो विधानसभा में। तो ऐसा करके कोई विधि बना दी गई है। उदाहरण के तौर पे केंद्र में कोई ऐसा कोई एक विधि बना दिया गया है। क्या विधि बना दी गई है कि किसी अ, आपदा के समय किसी राष्ट्रीय आपदा के समय किसी राष्ट्रीय आपदा के समय कलेक्टर जो जिला के कलेक्टर होंगे, वो वो क्या कर सकते हैं, लोगों के आवागमन को बाधित कर सकते हैं या उनके व्यवसाय या उनके दुकान या शॉप्स को बंद करवा सकते हैं। ऐसा करके एक विधि बना दिया गया है केंद्र में। किस समय? आपदा के समय। जैसे एक आपदा घोषित हो गया हमारा ये कोरोना, ठीक है? तो ये कोरोना एक आपदा का ही एक स्वरूप है, ठीक है? तो ऐसा करके वो
केंद्र में विधि बना दिया गया है और विधि में केवल इतना लिखा हुआ है कि भाई राज्य मतलब लोगों के आवागमन को बाधित किया जा सकता है या उन्हें रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है और जो शॉप्स वगैरह जो खुलती हैं उन्हें बंद भी किया जा सकता है, ऐसा करके एक विधि बना दी गई है, ठीक है। अब बाई लॉ क्या होता है? बाई लॉ मतलब ये होता है कि वो जो केंद्र में जो विधि बनाई गई थी उसके लिए उसका क्रियान्वयन कराने की जिम्मेदारी कलेक्टरों को दी गई है, मान के चलो जिला के कलेक्टरों को दी गई है, ठीक है। अब जो जिला के कलेक्टर हैं अपने जिले की स्थिति देखेंगे, अरे हमारे जिले में क्या क्या है, उनको लगेगा अरे हमारे जिले में तो पहले से ही लोग जो है वो या पहले से ही दुकानें सब बंद हैं, सब अपना अपना क्वारंटाइन में है या ज्यादातर दुकानें है ही नहीं जहाँ पे ज्यादा भीड़ हो, ठीक है। तो ऐसे जिलों के कलेक्टर क्या करेंगे, अपना एक बाई लॉ या एक ऑर्डर देंगे कि भाई ये दुकानें जो है जहाँ पे ज्यादा भीड़ रहती है ये दुकानें बंद रहेंगी और ये दुकानें जहाँ पे भीड़ नहीं होती है वो खुली रहेंगी, ठीक है। या कुछ जरूरी दुकान है, कुछ राशन का दुकान है वो खुली रहेंगी और जो बड़ी दुकानें हैं जहाँ पे ज्यादा भीड़ होती है वो नहीं खुली रहेंगी। तो ऐसा करके बाई लॉज बना सकती हैं। पहले से बना हुआ एक अलग लॉ है और उसके नीचे जो है वो जिस अथॉरिटी को लोकल तौर पे और लॉ बनाने के लिए दिया गया है तो वो बाई लॉ है, जो कि बाई लॉ किस वजह से बनाया जाता है, जो मूल लॉ बना हुआ है, मुख्य रूप से जो लॉ बना हुआ है, विधि बनी हुई है, उसी के परिपालन में बाई लॉज बनाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया हुआ होगा कि भाई जो मुख्य लॉ बना था उसी के परिपालन में लोकल स्तर पे किसी अधिक अथॉरिटी ने, चाहे वो कलेक्टर हो चाहे कोई और हो, एक नया ऑर्डर निकाला है, ठीक है, कि ये दुकानें खुलेंगी, ये दुकानें नहीं खुलेंगी, यहाँ पे लोग नहीं आ सकते, कहाँ पे नहीं आ सकते, सिनेमा हॉल में नहीं आ सकते और वो गार्डन वगैरह में नहीं आ सकते क्योंकि वहाँ पे भीड़ होती है, लेकिन कहीं पे किसी को अकेले आवागमन करना है तो वो कर सकता है, ऐसा करके एक बाई लॉज बना दिया, ठीक है। तो वो लोकल तौर पे बना दिया, जरूरी नहीं है कि केवल कलेक्टर ही बनाए, जिस भी अथॉरिटी को ये काम सौंपा जाएगा वो बनाएगा। तो ये बाई लॉ हो गया, रूल हो गया, रूल तो आपको पता ही होगा, रूल्स रेगुलेशंस, नोटिफिकेशन, सरकारों के द्वारा जो भी नोटिफिकेशन निकाला जाता है, कोई कस्टम चल रहा है, ठीक है, कोई कस्टम चल रहा है, कोई यूजेस है मतलब कोई रीति रिवाज जो लंबे समय से चली आ रही है, हैविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, हैविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया द फोर्स ऑफ लॉ, ठीक है। तो देखो ये लॉ का मतलब क्या समझा जाएगा, अब इसको मैं आसान से शब्दों में बता दूं, इतना तो अभी अब मैं आपको डिटेल में बताया, आसान से शब्दों में ये है कि भाई लॉ का मतलब ये होगा, सरकारें चाहे कोई भी ऑर्डिनेंस लाए, अध्यादेश, कोई भी ऑर्डर लेके आए, कोई भी बाई लॉ बनाए, कोई भी रूल्स बनाए, कोई भी रेगुलेशंस बनाए, कोई नियमन करे, कोई विधि बनाए, कोई नोटिफिकेशन जारी करे, कोई सूचना अधिसूचना जारी करे या भारत के क्षेत्र के अंतर्गत कोई ऐसा रीति रिवाज है, ठीक है, कस्टम या यूजेज है, रीति रिवाज है, ठीक है। तो ये सब जो है वो लॉ के अंतर्गत, लॉ की परिभाषा में आएंगे। तो ये सबको लॉ की परिभाषा में आएंगे, उसका मतलब क्या बोलना चाह रहा है, उसका मतलब ये बोलना चाह रहा है, जैसे इसके पहले मैं आपको बताया कि सरकारें ऐसा कोई भी विधि या कानून नहीं बनाएगी जो मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन करती है, और यदि ऐसा कोई भी विधि या कानून बनाएगी, ऐसा कोई भी लॉ बनाएगी जो मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो वो उस हद तक शून्य हो जाएंगी जिस हद तक वो मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन करती है, ठीक है। ऐसा करके मैं इसके पहले बताया अभी आपको। तो ये लॉ का मतलब क्या है, उसमें जो मैं बताया था उसमें लॉ का मतलब यही है कि ये सब, कि सरकारें ऐसा कोई ऑर्डिनेंस भी नहीं निकाल सकती जो मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन करती है, सरकारें कोई ऐसा ऑर्डर भी नहीं निकाल सकती जो मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन करती है, सरकारें ऐसा कोई बाई लॉ, कोई रूल रेगुलेशन नोटिफिकेशन ये सब भी नहीं निकाल सकती जो मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन करती है, ठीक है। कोई ऐसा रीति रिवाज जो इंडिया में जो है या अभी इनफोर्स है, जो चल रहा है, ठीक है, तो वो भी एक लॉ की श्रेणी में आ जाएगा, ताकि उसको भी उसमें भी यदि ऐसे कोई कोई ऐसा प्रावधान है जो मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन करती हो तो उसको भी क्या किया जा सके, खत्म किया जा सके, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद देखते हैं लॉज इन फोर्स के बारे में क्या बोलना चाह रहे हैं, ये आर्टिकल खत्म कर देते हैं उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लॉज इन फोर्स का मतलब क्या है, लॉज इन फोर्स इंक्लूड्स लॉज पास्ड आर मेड बाय द लेजिस्लेचर और अदर competent authority in the territory of India before the commencement of this constitution and not previously,
इन नॉट प्रीवियसली रिपील्ड, ऐसा करके लॉज इन फोर्स। यहाँ पे लॉज इन फोर्स जो लिखा हुआ है, जो उसका मतलब क्या है, जैसे मैं एक आर्टिकल अभी मतलब एक प्रोविजन आपको पढ़ाया था कि ऐसा लॉ जो पहले से ही इन फोर्स है मतलब कि लागू है। कब से लागू है? संविधान के बनने के पहले ही लागू है। यदि वो मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो वो उस हद तक शून्य घोषित हो जाएगी, जिस हद तक वो मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन करती है। तो ये लॉज इन फोर्स का मतलब क्या है? मतलब जो जो विधियां जो लागू हैं, संविधान के पहले लागू हैं, उनका मतलब क्या है? तो उसका मतलब ही यहाँ पे बताना चाह रहा है कि भाई संविधान के लागू होने के पहले कोई ऐसा उस उसके पहले वाले लेजिस्लेचर ने, यानी कि विधानमंडलों ने, जैसे संविधान के लागू होने के पहले भी राज्यों की अपनी अपनी अलग विधायिकाएं थी। जैसे कि हमारा जो सेंट्रल प्रोविंस था, वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली थी। ठीक है, सेंट्रल प्रोविंस में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो सेंट्रल प्रोविंस यानी कि मध्य क्षेत्र में। ठीक है, तो वहां पे अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली थी। उन्होंने भी क्या किया होगा, कुछ कुछ नियम कानून बनाए रहे होंगे, मान के चलो। और उसके पहले मान के चलो 1935 के भारत शासन अधिनियम में भी ऐसा कुछ नियम कानून बना हुआ होगा, जो कि जो कि मूलभूत अधिकारों का हनन करती हो या उन्हें सीमित करती हो। तो ऐसे कोई भी लॉ जो उसके पहले भी बनाए गए हैं, वो उस हद तक क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे, जिस हद तक क्या करेंगे, वो मूलभूत अधिकारों का हनन करेंगे। ठीक है, जैसे बहुत सारे एक्ट जो है हमारे, बहुत सारे ऐसे विधि या कानून है जो अंग्रेजों के समय बनाए गए थे और अभी तक चल ही रहा है। जैसे कि इंडियन पीनल कोड, आईपीसी। आपको पता होगा, इंडियन पीनल कोड जो है वो 1860-61 में तैयार किया गया था, और उसमें अपराधों को परिभाषित किया गया था कि भाई ये सब चीजें अपराध है, ये नहीं है, ऐसा करके। वो अभी भी चल रहा है। इंडियन एविडेंस एक्ट जो है 1861 के आसपास का, तो वो भी शायद 1872 के आसपास का है, तो वो भी अभी तक चल ही रहा है, एविडेंस एक्ट। और कई सारे जो है वो उसके प्रावधानों को अभी भी जो है वो पूरा लिया ही जाता है, उसके अनुसार ही कार्यवाहियां की जाती हैं। ठीक है, तो एविडेंस एक्ट है जो पहले से ही बना हुआ है। तो इस तरीके से जो पहले से ही बना हुआ कोई विधि या कानून है जो मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन करती होगी, और अभी वो इन फोर्स में है, मतलब कि लागू है, तो उस हद तक वो शून्य हो जाएंगी, जिस हद तक वो मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन करती है। ये बात को आप एकदम रट लेना, बार बार कहीं पे आएगा तो यही लिखना। ठीक है, अब देखिए लास्ट पॉइंट है, फिर ये खत्म हो जाएगा 13 आर्टिकल। इसमें क्या बोलना चाह रहा है? नथिंग इन दिस आर्टिकल shall apply to any amendment of this constitution made under article 368। तो ये क्या बोलना चाह रहा है? यदि देखो, संविधान में संशोधन करके ही संविधान में संशोधन करके ही आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन करके ही कोई नया विधि बना दिया जाए, कोई कानून बना दिया जाए, तो वो आर्टिकल 13 के लॉ की परिभाषा में नहीं आएगा। आर्टिकल 13 के लॉ की परिभाषा में नहीं आएगा का मतलब क्या है? देखो, आर्टिकल 13 में लॉ की परिभाषा में जो कुछ भी आएगा, उस लॉ के द्वारा कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं किया जा सकता जो कि मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन करे, व्यक्ति के मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन करे। लेकिन जब आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन करके संविधान में संशोधन करके मूलभूत अधिकारों का हनन किया जाएगा, तो वैसा किया जा सकता है। अब इसका मतलब क्या है? जैसे आपको पहले पता होगा कि हमारे संविधान में एक आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ था, और इसी का तरीके से 31 था, आर्टिकल 31। यहाँ पे क्या है, संपत्ति का अधिकार दिया गया था कि संपत्ति का इस तरीके से अधिकार दिया गया था, किसी भी व्यक्ति को अपना संपत्ति रखने और उसे बनाए रखने का अधिकार है। सरकारें जो है वो उनकी संपत्तियों को नहीं छीन सकती, और यदि संपत्तियों को छीनती है तो उनको क्या देना पड़ेगा? उचित कंपेंसेशन, उनके बताए अनुसार उचित कंपेंसेशन यानी क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी, ऐसा करके संपत्ति के अधिकार में वर्णित था। लेकिन इसको क्या किया गया? जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण में बताया बताया था, पहले भी बताया था कि जैसे एक वो किया गया था, आजादी के जस्ट बाद भूमि सुधार वाला पूरा एक पहल ही पूरा देश में एक व्यापक स्तर पे पहल किया गया था कि जो बड़े-बड़े जमींदार थे, उनसे उनकी अतिरिक्त भूमियों को लेकर, जमीनों को लेकर गरीब वर्गों में बाँटा जा रहा था, ताकि सबके पास जमीन जो है वो अवेलेबल हो पाए।
तो इसका बहुत विरोध हुआ और ये मामला जो है कोर्ट में भी गया, ठीक है? और कोर्ट में गया तो पहले तो कोर्ट ने ये बोला कि हाँ, ठीक है, सही बात है कि इस तरीके से इनकी भूमियाँ जो हैं वो नहीं ली जा सकती, ज़मीनें नहीं ली जा सकती, क्यों नहीं ली जा सकती? क्योंकि तो ये आर्टिकल 19(1) एफ और 31 वगैरह में संपत्ति का अधिकार दिया हुआ है, ऐसा करके, ठीक है? तो उसको खत्म करने के लिए फिर क्या है देखो, अब ये स्थिति बड़ी अजीब हो गई कि आर्टिकल 19 और 31 में क्या है कि संपत्ति का अधिकार दिया हुआ है और संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत इस तरीके से जमींदारों की जमीनें नहीं छीनी जा सकती। मतलब किसी भी व्यक्ति की जमीनें इस तरीके से नहीं छीनी जा सकती। तो सुप्रीम कोर्ट तो मजबूर थी कि भाई उनको तो संविधान में जो लिखा हुआ बात है उसके अनुसार ही क्या करना पड़ेगा, अपना निर्णय सुनाना पड़ेगा क्योंकि वो संविधान की व्याख्या करने वाला एक एंटिटी है। तो फिर सुधार फिर किसको करनी पड़ेगी? सुधार फिर मतलब इसमें ही करना पड़ेगा, किसमें करना पड़ेगा? संविधान में ही करना पड़ेगा। यदि संविधान में ही सुधार करके ऐसा कोई प्रोविज़न जोड़ दिया जाए, जो कि इस तरीके की व्यवस्थाओं को सही बना दे, तो फिर वो उसको सही माना जाएगा, ठीक है? तो कैसे किया गया फिर? तो फिर पहला संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया। पहले संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 31 बी 31 सॉरी आर्टिकल 31 बी जो है वो जोड़ा गया और आर्टिकल 31 ए जोड़ा गया। तो ये 31 बी के माध्यम से क्या है 9th शेड्यूल लाया गया, 9th शेड्यूल हमारे संविधान का 9th शेड्यूल लाया गया और उसके माध्यम से ये कहा गया कि भाई ऐसा कोई भी विषय जिसको हम 9th शेड्यूल में डालेंगे या सरकार जो है वो 9th शेड्यूल में डालेगी, उसका जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती है और इस आधार पे कि वो आर्टिकल 19 के कोई अधिकारों का उल्लंघन करती है, आर्टिकल 19 में प्रदान किए गए मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है, जैसे ये संपत्ति का अधिकार का उल्लंघन करती है, तो इस आधार पर उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता या चैलेंज नहीं किया जा सकता उन विधियों को इस आधार पर चैलेंज या खत्म नहीं किया जा सकता कि वो मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन करती है। ऐसा करके पहले संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया और ये जो पहला संविधान संशोधन अधिनियम था वो आर्टिकल 368 का प्रयोग करते हुए जोड़ा गया था क्योंकि संविधान में जब संशोधन करना है तो वो आर्टिकल 368 के अंतर्गत ही आप कर सकते हैं, ठीक है? और उसके अंतर्गत ये है कि विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। विशेष बहुमत मतलब कि उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3 और वो जो है वो कुल सदन संख्या का 50% प्लस 1 होना चाहिए। तो मैं आपको अंत में ये बताना चाह रहा था कि भाई लॉज़ मतलब क्या होता है? लॉ मतलब क्या होता है? सामान्य रूप से जो इसमें लिखा हुआ है। लेकिन यदि सरकारें आर्टिकल 368 के अंतर्गत संशोधन करके कोई ऐसा विधि या कानून बनाती है, जो कुछ हद तक किसी मूलभूत अधिकार का क्या करती है? उल्लंघन करती है या उसे सीमित करती है, तो ऐसा वह कर सकती है। तो ऐसा वह कर सकती है। तो मैं आपसे ये पूछूँ क्या क्या मूलभूत अधिकारों को सीमित करने वाला या उन्हें कम करने वाला या उन्हें खत्म करने वाला कोई प्रावधान किया जा सकता है क्या हमारे संसद के द्वारा? तो बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान में ही संशोधन करके किया जा सकता है। ठीक है? लेकिन सामान्य दशा स्थितियों में जो हमारी कार्यपालिका है, कार्यपालिका मतलब कि जो हमारी सरकारें हैं, ठीक है? केंद्र में अलग सरकार, राज्यों में अलग सरकार, तो सामान्य स्थिति परिस्थितियों में वो हमारे मूलभूत अधिकारों का हनन नहीं कर सकती। लेकिन संविधान में संशोधन करके ऐसा किया जा सकता है और ये आगे किस तरीके से होगा, वो जब हम आर्टिकल 14 को और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, आर्टिकल 15 को पढ़ेंगे, तो वहाँ पे ये चीज़ें हमको समझ में आएँगी कि भाई इस तरीके से कहीं-कहीं पे ना मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन करना आवश्यक हो जाता है। कहीं-कहीं पे मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन करना आवश्यक हो जाता है जनता के हित में। जैसे मैं बताया कि जमींदारों से ज़मीनें छीन के किन्हें दी जा रही थी? गरीबों में दी जा रही थी। तो एक तरीके से ये तो जस्टिस हुआ, न्याय हुआ। लेकिन कुछ-कुछ हमारे संविधान में ऐसे प्रावधान हो गए थे गलती से बोलना चाहिए या फिर कुछ चीज़ों का ध्यान न रखने की वजह से कि उसके वजह से उनमें समस्याएँ आ रही थी। ठीक है? गरीबों को जब ज़मीन दी जा रही है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है? लेकिन संविधान के कुछ प्रोविज़न्स की वजह से उसमें समस्याएँ आ रही थी, तो उन्हें बाद में सुधारा गया।
तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ-कुछ फंडामेंटल राइट्स अभी ऐसे भी हैं मतलब फंडामेंटल राइट्स में संशोधन किया जा सकता है, उन्हें कम किया जा सकता है, उन्हें जो है वो खत्म भी किया जा सकता है किसी-किसी स्थिति में। लेकिन ये सब कैसे किया जाएगा? ये सब संविधान में संशोधन करके किया जाएगा आर्टिकल 368 के अंतर्गत। और वो सब कैसे किया जाएगा अभी आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 ये सब में ऐसा किया गया है। आर्टिकल 31 वगैरह जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। ठीक है? तो यहाँ तक आपकी बात जो है वो क्लियर हो जानी चाहिए। ये थोड़ा-सा हमने डिटेल में पढ़ा, उसके बाद जो कुछ भी पढ़ेंगे इधर हम आगे, वो तो ऐसा है कि एक-एक लाइन का है, कि भई वो 14 में क्या लिखा है, 15 में क्या लिखा है, 16 में क्या लिखा है, 17 में क्या लिखा है, वो एक-एक लाइन का है। तो अगली क्लास में उसको फिर कंटिन्यू करेंगे। आज जो पढ़ाया उससे संबंधित यदि किसी को कोई भी डाउट होगा तो वो पूछ लीजिए। देखिए, कहीं-कहीं पे भी ना यदि संविधान जो है वो समझ में नहीं आएगा तो आपके लिए क्या है एक टेंशन वाली स्थिति हो जाएगी। एक टेंशन वाली स्थिति हो जाएगी। तो ऐसा टेंशन वाला स्थिति जो है वो ना हो, इसी वजह से यदि कहीं पे भी किसी को भी कुछ भी डाउट आए, तो सीधे तुरंत जो है वो पूछ लिया करें। तो यदि किसी को अभी कोई डाउट हो तो पूछ लो भाई, अभी तक जो पढ़ाया उसमें। किसी को कोई डाउट? भावेश? ठीक है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है, अगली क्लास से फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। कुछ ऐसा हो जा रहा है कि आपको क्या ऐसा लग रहा है क्या कि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, इतना नहीं पढ़ाना चाहिए ऐसा-ऐसा करके? हाँ, अब उसमें क्या है ना कि कई बार क्या है ना कि देखो, ये जो जितना भी मैं टॉपिक को फ़ोकस कर के पढ़ा रहा हूँ ना, वो इस वजह से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैंने पूरा यूपीएससी का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया हुआ है। अब उसमें किन-किन बातों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है मुझे पता है। जैसे क्वेश्चन वगैरह आएगा तो वो पता है कि भाई इन-इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देके पूछा जाता है। और जिस हिसाब से हमारा सीजीपीएससी का पैटर्न बार-बार अभी यूपीएससी की तरफ जा रहा है, ठीक है? तो कुछ-कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पे हम जाएँगे उस लेवल तक। जैसे फंडामेंटल राइट्स वाले टॉपिक में हम उस लेवल तक जाएँगे, जिस लेवल तक हायर लेवल पे ज़रूरी है, ठीक है? जैसे संसद का जब टॉपिक पढ़ेंगे और संसद के विधियों से संबंधित, उसके प्रोसीजर से संबंधित हम टॉपिक पढ़ेंगे, तो उनको भी हम थोड़ा-सा हायर लेवल में मेंटेन करके चलेंगे। और फंडामेंटल राइट्स और संसद, ये 2 चीज़ ये पूरे सब पॉलिटी में, राज्य व्यवस्था में एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उससे ज़्यादातर प्रश्न जो है वो पूछा जाता है। तो इन दोनों टॉपिक क्या हाँ, हाँ, बहुत तो इसी वजह से ना हम उसको थोड़ा-सा डीपली एनालाइज़ करके पढ़ेंगे और जहाँ कहीं पे भी डाउट हो तो आप फ्री हो पूछने के लिए, है ना? किसी भी समय हम जवाब देने के लिए हाज़िर हैं। ठीक है? तो आज की क्लास में बस इतना ही और क्वेश्चन्स वगैरह सॉल्व करते रहा करिए। कहीं पे कोई डाउट है तो उसको पूछ लिया करिए। ठीक है? चलिए आज की क्लास बस इतना ही।